हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोरा स्टडी में। देखिए, जो मॉडर्न इंडिया है उसका ये थर्ड पार्ट है। हमने दो पार्ट जो है ऑलरेडी कवर कर ली है। पहले पार्ट में हमने पुर्तगाल को जो है कवर किया था, दूसरे पार्ट में जो हमने डच को कवर किया था, और इस पार्ट में जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ही। देखिए, ये जो हम अपनी वीडियो में पढ़ा रहे हैं ये एक प्रकार के नोट्स हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की प्रिपरेशन पूरी जो है हमारी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था कि जो अरब व्यापारी होते हैं और जो तुर्क व्यापारी होते हैं, ये भारत से सामान ले जाते हैं, वस्तु ले जाते हैं, मसाले, वस्त्र और विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर जो हैं उनका व्यापार यूरोप में किया करते थे। लेकिन यूरोप में क्या होता है कि जो यूरोपवासी हैं वे देखते हैं कि तुर्की लोग जो है ये भारत नाम का एक स्थान है कहीं पर, और वहाँ से जो है व्यापार जो सामान लाते हैं और उसका व्यापार जो है यहाँ यूरोप में आकर करते हैं। तो यूरोपवासी भी जो है भारत की ओर आकर्षित होते हैं, और जो है सबसे पहले पुर्तगाली लोग यहाँ पर आते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं और डच के बाद जो है अंग्रेज आते हैं। तो अब जो है हमने पुर्तगाली और डच को पहले ही जो है हमने कवर कर लिया है। अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो देखिए, 31 दिसंबर 1600 को जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर जो है जारी किया गया जाता है, और उसमें जो है 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार जो है अंग्रेजी कंपनी को प्रदान कर दिया जाता है। यानी जो भारत में अंग्रेज की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है उसको 15 वर्षों के लिए एक प्रकार की मोनोपोली जो है दे दी जाती है कि आप जाइए भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार कीजिए। आपको जो है भारत जो अंग्रेज की ओर से या इंग्लैंड से कोई अन्य कंपनी आपको प्रतिस्पर्धा देने नहीं आएगी। तो सन जो है 1600 में आपकी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। 1609 में जो है इंग्लैंड के कैप्टन हॉकिंस भारत के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जाते हैं, और वे किस लिए जाते हैं, वे जो है भारत में या सूरत में एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की इजाज़त मांगने के लिए जो है जो तत्कालीन बादशाह थे जहांगीर, उनके दरबार में कैप्टन हॉकिंस जाते हैं। लेकिन चूंकि जो यहाँ के बादशाह थे जहांगीर, उन पर जो है पुर्तगालियों का कुछ ज़्यादा ही जो है प्रभाव आ गया था, उनकी ओर जो वे काफ़ी आकर्षित थे। तो उस समय के जो बादशाह थे जहांगीर, पुर्तगालियों के दबाव के चलते जो है उन्हें यानी अंग्रेज़ों को जो है फैक्ट्री की स्थापना करने से जो है मना कर देते हैं, उन्हें इजाज़त नहीं देते हैं कि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की फैक्ट्री की स्थापना नहीं करते हैं। तो 1609 में जो हॉकिंस सर हैं वे जहांगीर के दरबार में जाते हैं, लेकिन उन्हें जो है मना कर दी जाती है कि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की फैक्ट्री की स्थापना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जो पुर्तगाली कंपनी है जो भारत में व्यापार कर रही है, और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि व्यापार कर रही है, उन दोनों के जरिए जो है एक युद्ध होता है, और अंग्रेज़ों की तरफ से जो है थॉमस बेस्ट द्वारा जो है भारत की ओर जो अंग्रेजी कंपनी है उसकी ओर से जो है थॉमस बेस्ट लड़ते हैं, और उसमें जो है अंग्रेज जीत जाते हैं। तो थॉमस बेस्ट के द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की जाती है, और अंततः क्या होता है कि सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना जो है अंग्रेजी कंपनी कर देती है। बाद में 1613 में, यानी लगभग 13 साल बाद 1600 में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हो जाती है, और लगभग 13 साल के बाद जो है जहांगीर ने अंग्रेज़ों यानी जो सर थॉमस रो थे उनको एक फरमान या अनुमति पत्र जारी करके जो है आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में उनके व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करने की अनुमति जो है जहांगीर द्वारा दे दी जाती है। जिसके बाद अंग्रेज जो है सबसे पहले 1613 में, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, 1613 में जो है अपना पहला कारखाना जो है स्थापित करते हैं, और कहाँ पर करते हैं, सूरत में करते हैं। इसके बाद देखिए 1615 में जो है सर थॉमस रो फिर से दोबारा से यानी 1613 में ये आते हैं, एक प्रकार से अनुमति पत्र या फरमान के जरिए जो है ये 1613 में फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद जो है अपने वापस जो है इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ठीक 2 साल के बाद 1613 में सर थॉमस रो जो है फिर से भारत में आते हैं, और वो भी जो उस समय के तत्कालीन जो राजा थे इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, उनके दूत बनकर जो है भारत में आते हैं, और भारत के अन्य हिस्सों में जो है
व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जो है जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो 1613 में सर थॉमस रो सिर्फ उन्हें जो है आगरा, अहमदाबाद और बड़ौच में व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने की अनुमति मिलती है। लेकिन जब दोबारा से जो है 1615 में ये भारत आते हैं तो एक प्रकार से इंग्लैंड के जो राजा थे उनके दूत बनकर आते हैं और भारत के अन्य हिस्सों में भी ये फैक्ट्री करने की अनुमति जहांगीर से जो है प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए अगर बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे जो है, बॉम्बे पर अंग्रेज़ों का किस प्रकार से जो है नियंत्रण होता है। होता क्या है कि जो पुर्तगाली लोग हैं ये जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, काफ़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये कुल मिलाकर अंग्रेज़ जो है पुर्तगाली से काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं। इनसे हर हाल में जो है ये ऊपर उठना चाहते हैं, क्योंकि पुर्तगाली काफ़ी पहले जो है अंग्रेज़ों से आ गए थे और इनके काफ़ी पैर जो है यहाँ पर जम चुके थे। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ जो है इनसे काफ़ी परेशान होते हैं। अब होता क्या है कि जो एक प्रकार से अंग्रेज के जो राजा थे, यानी इंग्लैंड के जो राजा राजकुमार होते हैं चार्ल्स द्वितीय, उनकी शादी कर दी जाती है पुर्तगाल की जो महारानी होती है एक प्रकार से कैथरीन। तो जो कैथरीन है उनकी शादी जो है चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दी जाती है और उसमें जो पुर्तगाली लोग जो है अंग्रेज को बॉम्बे जो है दहेज के रूप में जो है दे देते हैं। तो एक प्रकार से दहेज के रूप में जो है बॉम्बे को अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं और फिर से जो है पुर्तगाली और जो आपके अंग्रेज हैं ये आपस में प्रतिस्पर्धा कम कर देते हैं और आसानी से जो है भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही मद्रास में फोर्ट जॉर्ज मसूलीपट्टनम में इन्हें एक जगह जो है पुर्तगाली को द्वारा दे दी जाती है और 1700 में जो है सन 1700 तक यानी लगभग 100 साल के बाद मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में जो है भारत में अंग्रेजी उपनिवेश की 3 प्रेसिडेंसी शहर जो है बन जाते हैं, जिनकी राजधानी जो है अंग्रेज कलकत्ता बनाते हैं। तो 100 साल के बाद 1700 तक आते आते मद्रास, मुंबई और कलकत्ता जो है 3 अंग्रेजी उपनिवेश बन चुके थे और उन सभी की राजधानी जो है ये कलकत्ता शिफ्ट कर देते हैं। अब बात आ जाती है कि आखिर भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग ही क्यों चुना, क्योंकि जैसे जो तुर्की थे, अरबी थे, जो ये व्यापार करते थे ये समुद्री मार्ग के जरिए नहीं करते थे, ये स्थल मार्ग से ही जो है व्यापार करते थे और इंग्लैंड से जो है एक प्रकार से स्थल मार्ग से भी आया जा सकता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जो यूरोपीय वासी थे, जो यूरोपीय लोग थे, उन्हें समुद्री मार्ग ही चुनना पड़ा। तो देखिए जो यूरोप में है, यूरोप में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की भावना का जो है उदय हो चुका था। तो वे जो है एक प्रकार से नए मार्ग को खोजना चाहते थे। एक पॉइंट ये था, कारण ये था। दूसरा पॉइंट, यूरोपीय जो अर्थव्यवस्था है वे तेज़ी से बढ़ने लग रही थी, क्योंकि व्यापार कर रहे थे और व्यापार में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा जो है ये कमा रहे थे। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और जो अर्थव्यवस्था का तेज़ी से बढ़ने के कारण जो है यूरोपवासी जो होते हैं उनमें काफ़ी समृद्धि होती है, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा होने लगा था। तो उनकी समृद्धि हो जाती है और समृद्धि तथा जो उनकी विलासिता होती है, उनकी जो वस्तुएं हैं उनकी मांग जो है धीरे धीरे उनकी बढ़ने लग गई थी। मांस का जो है ये काफ़ी सेवन करते थे, क्योंकि इनके पास जो है काफ़ी अच्छा धन होता था, तो विलासिता में भी डूब गए थे और जो है मांस होता है पशुओं का, उनका जो है ये अच्छी तरीके से सेवन करने लग गए थे और मांस की आपूर्ति के लिए जो है उन्हें संरक्षित करने के लिए, चूँकि आपको पता है कि मांस को बनाने के लिए या उसे संरक्षित रखने के लिए या उसका जो है स्वाद बढ़ाने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। तो मांस की आपूर्ति में वृद्धि और जिसे जो है संरक्षित रखने के लिए मसालों की उन्हें आवश्यकता होती थी, इसलिए जो है इन्होंने जो है समुद्री मार्ग को भी चुनना पसंद किया, क्योंकि वहाँ जो एक प्रकार जो स्थल मार्ग पर तो जो आपका कुस्तुनतुनिया था और सीरिया पर जो है जो ऑटोमन साम्राज्य था उस समय का, उन्होंने जो है एक प्रकार से उस पर हमला करके जो है उसे जीत लिया था। तो 1515 में क्या होता है, तो 1515 में जो है कुस्तुनतुनिया और बाद में सीरिया और मिस्र पर जो है ऑटोमन जो तुर्की लोग थे वे अधिकार कर लेते हैं और अधिकार जिससे जो है अरबों और तुर्कों से जो है बिना सामना किए ही पहुंचने की मार्ग की उन्हें जरूरत पड़नी थी। यानी अगर जो यूरोपीय लोग थे
अगर स्थल मार्ग से आते तो यहाँ पर हुआ एक घटना हो गई थी 1545 में। कुस्तुनतुनिया और सीरिया और जो मिस्र था उस पर जो है ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। और अगर वहाँ से ही आते तो उन्हें जो है अरबों और तुर्कों से सामना कर पड़ता, उनसे लड़ाई करनी पड़ती, उनसे युद्ध करना पड़ता, और तब जाकर जो है भारत तक पहुँचते। तो ये जो है इस युद्ध से बचना चाहते थे, इसलिए जो है इन्होंने एक नए मार्ग की खोज शुरू की और समुद्री मार्ग से जो है इन्होंने व्यापार करना जो है प्रारंभ किया। इसलिए जो जैसे तुर्की लोग थे उन्होंने एक प्रकार से नीति अपनाई थी, शांत जल की नीति। वो इसलिए क्योंकि सबको पता है जो यूरोप से व्यापार करने के लिए आएंगे तो अगर स्थल मार्ग से आते हैं तो तुर्कों और अरबों से जो है उन्हें युद्ध करना होगा, और अगर समुद्री मार्ग से आते हैं तो हमें टैक्स देना होगा। इसलिए ही जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने जो है शांत जल की नीति भी जो है प्रारंभ की थी। इसके बाद जो वेनिस था और जेनोआ से तुर्कों से लड़ने के लिए काफ़ी छोटे थे। जो वेनिस और जो जेनोआ थे, अगर तुर्कों से ये लड़ते तो उनके मुकाबले, तुर्कों के मुकाबले ये काफ़ी छोटे थे, इसलिए इन्होंने जो है समुद्री मार्ग की खोज को ही जो है प्रेफर किया और समुद्री मार्ग से ही व्यापार करना जो है सही समझा। इसके अलावा जो उत्तरी यूरोप था वहाँ पर धन और आदमी, यानी आदमियों के द्वारा जेनोवावासी जहाज़ों और तकनीकी ज्ञान के द्वारा जो है स्पेन और पुर्तगालियों की मदद किया करते थे। तो जो उत्तरी यूरोपीय जो पैसा था और वहाँ की जो एक प्रकार से लेबर थी, उनके द्वारा जेनोवासी या जहाज़ों और तकनीकी ज्ञान के लिए जो है स्पेन और पुर्तगालियों की जो है मदद की जाती थी। इसके बाद अगर आखिरी पॉइंट आपको याद रखना है तो ये आपको सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत पहुँचे हैं। यानी अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप से सबसे पहले पुर्तगाल आता है, पुर्तगालवासी भारत पहुँचते हैं। उसके बाद क्रम से डच, अंग्रेज़, डेनमार्क, फ्रांसीसी जो है भारत पहुँचते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, अंग्रेज़, डेनमार्क, और उसके बाद जो है फ्रांसीसी भारत पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।